सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनीता मगरे, प्रोफेसर एंड इंचार्ज डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, थाना सब कैंपस। आज मेरा जो सेशन है पीस एजुकेशन पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं डॉक्टर नीरज तिवारी, प्रेसिडेंट ऑफ मधुमेह एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, और डॉक्टर नीरज शुक्ला, पैट्रन, मधुमेह एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये संधि मुझे यहाँ पर प्रदान की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अभी हम हमारा आज का जो मेरा विषय है पीस एजुकेशन यानी कि शांति शिक्षण के बारे में मेरे विचार मैं यहाँ पर प्रकट करना चाहती हूँ। आज की हमारी जो स्थिति है, हम जो दौर से गुजर रहे हैं कोविड-19, इस दौर में सभी जन, हर एक व्यक्ति तनाव में है, हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, हर एक व्यक्ति सहमा हुआ है। मुझे ये कहना है कि हमें इस डर का सामना किस प्रकार से करना है, इसके लिए खुद को आत्मनिर्भर करना है, खुद में आत्मविश्वास लाना है। और ये आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कब आएगी? जब हमारे पास हमारे पास शांति शिक्षा का ज्ञान हो। शांति शिक्षा क्या है? मेरा कहना है शांति शिक्षा आप जो चाहे वो। अगर आपको किसी से मदद करने से आनंद मिलता है तो वो शांति शिक्षा है। आपको पेड़ पौधों को पानी देने से आनंद मिलता है तो वो शांति शिक्षा है। आपको आपके जो कलीग होते हैं उनको समझ के लेना है, उसमें जो आनंद मिलता है वह शांति शिक्षा है। मतलब शांति शिक्षा में हम दो शब्द दिखाई देते हैं, एक शांति है और दूसरी शिक्षा है। शिक्षा और शांति ये दो लफ्ज हैं। हम इसे ऐसा कहेंगे कि ये एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। शांति और शिक्षा ये एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। दो पहलू किस तरह? शांति के बिना शिक्षा और शिक्षा के बिना शांति असंभव है। शिक्षा द्वारा हम शांति का मार्ग ढूंढ सकते हैं और शांति द्वारा हम सही शिक्षा का मार्ग ढूंढ सकते हैं। सही शिक्षा जो हमें मिली है उस रास्ते पर कैसे चलना है ये हम शांति के द्वारा सीख सकते हैं। इसीलिए शांति और शिक्षा एक सिक्कों के दो पहलू बताए जाते हैं। एक बार मैंने गीता का एक छोटा सा सार पढ़ा था। एक कोई कॉलेज में मैं गई थी, वहाँ पर ऐसे लिखा था, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वह व्यक्ति अच्छा नहीं बल्कि आप अच्छे हो। क्यों? कि आप में उसकी अच्छाई देखने वाली नज़र है। मतलब अच्छा लगना यह शिक्षा है और अच्छाई से देखने की जो नज़र है यह शांति शिक्षा है। इसीलिए शांति और शिक्षा यह एक ही सिक्कों के दो पहलू बोले जाते हैं। अब हम ये देखेंगे शांति शिक्षा के एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमि क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीस एजुकेशन। शांति शिक्षा का ऐतिहासिक विकास क्या है, कौन कौन से देशों में इस शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। दुनिया के सभी देश इस शांति शिक्षण के लिए प्रभावी है। सभी लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। शांति बनी रहे इसका मतलब ही हर एक व्यक्ति, इस वर्ल्ड का हर एक व्यक्ति, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो जीवन जीना चाहता है वो जीवन शांत, सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। तो शांति पूर्ण जीवन बिता सके का मतलब क्या है कि हमें हर एक जीवन के पहलू का आनंद लेना चाहिए। चाहे जो भी काम हम करते हो, चाहे जो भी पोजीशन पे हम काम करते हो, उस पोजीशन का आनंद हमको लेना है। उस कार्य में हमको खुद को समर्पित करना है। खुद को समर्पित करना ही एक शांति शिक्षा है। क्योंकि जब तक हम कोई कार्य में खुद को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमें कोई आनंद नहीं मिल सकता है और वो काम हम बहुत अच्छी तरह से हमको नहीं करने आता है।
हिस्टोरिकल पार्श्वभूमि में जैसे हम शुरुआत करते हैं कि हमारी फैमिली से, हमारे कुटुंब से बालक का संस्थागत सामाजिकरण की शुरुआत ही शैक्षणिक प्रणाली में शांति शिक्षा की अवधारणा को महत्व और भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम देखते हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति जो 1914 से 1918 तक हमने देखा है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, और इस युद्ध की समाप्ति ने ही शैक्षणिक प्रणालियों में शांति शिक्षा के विचारों को शामिल करने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद में हमने देखा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर हमने देखा कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी इस शहर में जो बम हमला हुआ या जो परमाणु हथियार यूज़ कर जो हमला हुआ, उसके परिणाम आज तक जापान भुगत रहा है। तो ये सारे जो युद्ध है, ये युद्ध के समाप्ति के बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा शांति शिक्षा की ज़रूरत महसूस होने लगी, और शांति शिक्षा की ज़रूरत महसूस होने के कारण ही 16 नवंबर 1945 में लंदन यूके में संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना की गई, जिसे हम यूनेस्को संस्था कहते हैं। और यूनेस्को संस्था शांति और सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अनुसार शिक्षा में सामान्य परिवर्तन की योजना, शिक्षा का विकास, यह कार्य करती है। यूनेस्को संगठन का उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। यूनेस्को संगठन का उद्देश्य यही है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, न्याय के लिए और अधिक सार्वभौमिक सम्मान के लिए, कानून में शासन के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, शांति और सुरक्षा में योगदान करने के रूप में परिभाषित किया गया है। द्वितीय युद्ध जब खत्म हुआ तो उसके एक महीने बाद ही संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसे हम यूनिसेफ कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। इस यूनिसेफ की स्थापना का संगठन ही इस कारण हुआ जो युद्ध में, जो विश्व युद्ध में जो देश के बालक जो बालकों को जो कठिनाइयाँ होने लगी, तो इस संगठन का जो युद्ध है, युद्ध से तबाह हुए देशों में रहने वाले जो बालक हैं, उनको राहत और सहायता किस तरीके से प्रदान करे, यह यूनिसेफ का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1965 में न्यूयॉर्क के शहर में इसका ये प्रोग्राम का स्थापना होने लगी, और ये संयुक्त राष्ट्र का ये एक वैश्विक विकास नेटवर्क कहा जाता है। इस प्रोग्राम के दौरान यह प्रोग्राम परिवर्तन के लिए सलाह देता है और देश को ज्ञान के अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है, ताकि लोगों को बेहतर जीवन बनाने में अच्छी मदद मिल सके। उसके बाद हम आते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। यह अधिकार परिषद दुनिया भर के मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना, यह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिम्मेदारी है। ये तो हो गया पूरे ऑल ओवर दुनिया में शांति शिक्षा का विकास किस तरह हुआ। अब हम आते हैं हमारी खुद की देश पर, हमारी भारत भूमि पर हम आते हैं। भारत के संस्कृति का आधार ही शांति शिक्षा है। भारतीय वेदों, पुराणों और उपनिषदों में शांति शिक्षा किस तरीके से देना चाहिए, शांति शिक्षा द्वारा आत्मसंयम, सहिष्णुता, प्रेम, त्याग इत्यादि भावना कैसे बढ़ती है, इसका हमें बहुत सारी मालूमात या बहुत सारा हम एक लंबा इतिहास हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी को एक वैश्विक रूप में देखा है और उन्होंने इसको एक कल्पना दी, वसुधैव कुटुंबकम, या कि
की ये विश्व या इसमें ऐसा कि ये विश्वची माझे घर, ये वसुधैव कुटुंबकम, इसमें ये विश्व ही एक कुटुंब है, मतलब हमारी खुद की फैमिली नहीं है तो बल्कि एक ये विश्व ही हमारा पूर्ण रूप से कुटुंब है। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये वसुधैव कुटुंब की आवश्यकता कितनी महसूस हो रही है। स्वामी विवेकानंद का महान मिशन था जो मानव जाति को उसकी दिव्यता का प्रचार करना और जीवन के हर पहलू में किस तरीके से प्रकट होना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये बताया गया है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना ही है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यान में ऐसे बताया है कि विभिन्न राष्ट्रों की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करके आंतरिक शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। वैसे तो भारत की संस्कृति में शांति शिक्षा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक जी, मोहम्मद पैगंबर, ये सभी लोगों ने शांति शिक्षा के लिए कार्य किया है और शांति को बढ़ावा दिया है। क्योंकि शांति शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है कि शांति शिक्षा द्वारा हम खुद प्रत्येक मानव जाति का कल्याण अपेक्षित है, क्योंकि शांति शिक्षा द्वारा कुल कल्याण अपेक्षित है और कुल कल्याण में हर मानव को दुनिया के हर पहलू में कैसे जिया जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी जी का हम कंट्रीब्यूशन इसमें देखते हैं। रविंद्रनाथ जी का कंट्रीब्यूशन हमको इसमें देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की जैसी संस्था का निर्माण ही शांति शिक्षा के लिए किया था। गांधी जी ने हमें अहिंसा से किस तरीके से हम शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, अहिंसा यह जीवन का बहुत बड़ा तत्व बताया है। अहिंसा के द्वारा गांधी जी का तो कहना ऐसे है कि अहिंसा का सार्वभौमिक मानव मूल्य न केवल व्यक्तिगत स्तर पर है बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से बचने के लिए शांति शिक्षा का महत्व गांधी जी अहिंसा द्वारा हमें बताते हैं। जैसे हम बहुत सारी संकल्पनाएं सीखते हैं, बताते हैं, उसी की तरह शांति शिक्षा भी एक संकल्पना के माध्यम से हम जब देखने जाएंगे तो शांति शिक्षा की ऐसी कोई परफेक्ट परिभाषा नहीं है कि ये इसका मतलब शांति, उसका मतलब शांति। शांति का मतलब है संघर्ष या हिंसा की अनुपस्थिति, संघर्ष या हिंसा की अनुपस्थिति और इसके विपरीत मन की स्थिति और सामंजस्य, समाज में एक समझौता प्रस्तापित करना, समाज में सुरक्षा प्रस्तापित करना, एक दूसरों को समझ लेना, यह समाज में शांति के रूप में उपस्थिति कहलाई जा सकती है। शांति शिक्षा एक ऐसा दौर है जिससे हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। शांति शिक्षा के माध्यम से हम हिंसा की संस्कृति से शांति की संस्कृति में परिवर्तन कर सकते हैं। एक व्याख्या मुझे पढ़ने के लिए मिली थी, उसमें जैसे कहा गया था कि पीस एजुकेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए कल्चर ऑफ वायलेंस टू अ कल्चर ऑफ पीस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। तो शांति शिक्षा एक संजीदगी है। शांति शिक्षा के माध्यम से ही हम हिंसा के संस्कृति को शांति की संस्कृति में परिवर्तित कर सकते हैं। शांति शिक्षा एक ग्रह चेतना के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है जो हमें वैश्विक नागरिकत्व के रूप में कार्य करने और वर्तमान मानव स्थिति को बदलने के लिए सक्षम बनाती है। शांति शिक्षा वैश्विक और राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर संघर्ष और हिंसा की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने का एक प्रयास है। शांति शिक्षा का मूल्य सक्रिय नागरिकता में है। लोकतंत्र में भागीदारी के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, समस्या के माध्यम से ही समस्या का हल करना और समाज में परिवर्तनकारी कार्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना।
ये सारी जो परिभाषाएं ये शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा ये परिभाषा समझने के बाद या ये परिभाषा को हम जाने के बाद शांति शिक्षा, मेरा कहना ऐसा है कि शांति शिक्षा ये समूह के बीच उच्च स्तर मानवीय मूल्यों को विकसित करती है। उच्च स्तर मानवीय मूल्यों को विकसित करती है, इसका मतलब है कि जो हमारे मूल्य है, सहकार है, सम्मान है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, ये जो मानवीय मूल्य है, प्रामाणिकता है, देश के प्रति निष्ठा है, ये जो सारे मानवीय मूल्य है, इसका विकास शांति के द्वारा ही हो सकता है। शांति शिक्षा दूसरों के साथ और प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए जो मूल्यों की आवश्यकता है वो मूल्य हमें प्रदान करती है। ज्ञान, विकासशील दृष्टिकोण और कौशल्य प्राप्त करने की शांति शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। शांति शिक्षा की आवश्यकता हम जैसे शिक्षकों से ही सोची जा सकती है और हम शिक्षकों से ही सोची जा सकती है और हम में से ही कुछ लोग इसकी सारे शिक्षकों, मेरी तो प्रार्थना ये है कि सारे अध्यापकों ने इसका शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और शांति शिक्षा ही युवा पीढ़ी में एक महान विचार प्रदान कर सकती है। शांति शिक्षा जीवन में आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण देती है और इस समाज में अच्छे से अच्छे नागरिक के रूप में आपके व्यक्तित्व को ढालती है। शांति बल से नहीं हासिल की जा सकती है। नहीं, अब मुझे शांति चाहिए इसीलिए अभी मुझे शांति लेना है या मुझे शांति शिक्षा ग्रहण करनी है, नहीं, ये बल से पाई नहीं जाती है। ये तो एक समझदारी से इसका ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पीस कम्स फ्रॉम विदिन, हमारे अंदर ही हमारी शांति है, इसे हमें बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर की शांति जब हम सोचते हैं तो इसका मतलब हम आत्मा में हमारे परमात्मा और आत्मा का मिलन जहाँ होता है उसके बारे में हम सोचते हैं। और जब हम अंदर की शक्ति हम कभी वैसे बोलते हैं कि मुझे अंदर से ऐसे महसूस हुआ कि ये कार्य मुझे करना चाहिए, ये अंदर से जब महसूस होता है तो ये एक आनंद है, ये एक शांति शिक्षा है। इसीलिए कोई भी कार्य हम जबरदस्ती से नहीं, बल्कि या कोई भी बदलाव हम जबरदस्ती से नहीं ला सकते, तो हमारी सोच में परिवर्तन करके ही हम वो कार्य ला सकते। हाँ, जरूर उसमें सराव के द्वारा हम शांति शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज की परिस्थिति में हमें ऐसी ही शिक्षा की ज़रूरत है और ये सब हमें शांति शिक्षा के माध्यम से मिलता है। शांति शिक्षा की कई धारणाएं हैं, जैसे एक संघर्ष समाधान, मतलब असहमति का शांतिपूर्ण समाधान। यह शुरू होने से पहले हिंसक व्यवहार को रोकने या हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हिंसा की रोकथाम, हम हमारे व्यवहार से, हम हमारे कार्यक्रम के द्वारा संघर्ष और हिंसा को रोक सकते हैं। गैर हिंसा को बढ़ावा देना, जो लोग हिंसा के कारण दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते, देखिए जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत पवित्र है। जहाँ पर हम जीवन अनमोल कहते हैं, जहाँ पर हम पवित्र कहते हैं, इसी के कारण हमारे मन में, हमारे आजू बाजू में किसी प्रकार के हिंसा की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए हमको इस हिंसा को रोकना है। इस माध्यम से हम शांति शिक्षा के माध्यम से हिंसा पर रोकथाम लगा सकते हैं। इसके शांति के बारे में मुझे जॉन गाल्टन की जो एकेडमिक अनुशासन, शांति और संघर्ष के अध्ययन के संस्थापक और जिन्होंने हम ये वर्ड सुनते देखिए, पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण, ये जो शब्द है, ये शब्द के निर्माता जॉन गाल्टन ने अपनी एक व्याख्या दी है। मैंने उनकी एक छोटी सी मुलाकात भी सुनी है वीडियो पर। उनकी व्याख्या में उन्होंने ये बताया है कि व्हाट इज पीस।
पीस का मतलब है, उन्होंने बताया कि कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट विथ एम्पैथी एंड क्रिएटिविटी विदाउट वायलेंस, अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इसका मतलब है, शांति का अर्थ यह है कि हिंसा के बिना सहानुभूति और रचनात्मकता के साथ संघर्ष को बदलने की क्षमता है, जो ये कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। शांति तो हमेशा व्यवहार में रहने ही वाली है। शांति शिक्षा के द्वारा हमारे व्यवहार चलने ही वाले हैं। दैट कॉन्फ्लिक्ट कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष को बदलने का मतलब है मनुष्य खुद को आत्मनिर्भर स्वीकार्य करे और आगे बढ़ने को खुद को सक्षम करे। और आज के इस परिस्थिति में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमने देखा है कि 3 महीनों से सारे देश में सारे दुनिया में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू थी। अभी थोड़े बहुत पैमाने पर हम उसे कहेंगे कि अनलॉक हो चुका है। थोड़े बहुत पैमाने पर लॉकडाउन खुल चुका है कि जैसे कुछ एरिया में थोड़ी सहमति उसको दी गई है कि हम व्यवहार शुरू कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि ये जो महामारी है, ये कोविड-19, ये खत्म हो चुकी है। अभी तो हमें इसके साथ जीना सीखना है। अभी जीना कैसे, इसके साथ जीना है, इसका मतलब हमें खुद की सुरक्षा के साथ, अपनी कुटुंब की सुरक्षा के साथ, अपने परिवार और अपने दोस्तों की सुरक्षा के साथ, अपने समाज की सुरक्षा कर, ये सारी ही चिंताएं लेकर हमें इसका सामना करना है। और ये सामना हम सिर्फ शांति शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही कर सकते हैं। जॉन गाल्टन ने उनकी जो पीस थ्योरी का सिद्धांत जो बताई है, शिक्षा सिद्धांत जो बताया है, वह सिद्धांत में उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया है। वो जो 3 शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इन 3 शब्दों में पीस कीपिंग ये पहला शब्द है, प्रयोग है। पीस मेकिंग ये दूसरा शब्द प्रयोग है। और पीस बिल्डिंग ये तीसरा शब्द प्रयोग है। पीस कीपिंग का मतलब क्या है कि शांति का पालन करें। शांति का पालन किस तरह से करना है? अभी हम ये जो देख रहे हैं कि जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति में कुछ अनबन है या उनके विचार एक दूसरे को नहीं समझ में आ रहे हैं या एक दूसरे के वो खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो उसी में के एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनकी कंप्लेन या इनकी तकरार मुझे ऊपर तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इसमें स्कूल का उदाहरण लेते हैं या कोई संस्था का उदाहरण लेते हैं, तो वह कर्मचारी अपने अधिकारी को उसकी कंप्लेन देता है। जैसे ए कर्मचारी कंप्लेन देता है, उसी प्रकार जो बी कर्मचारी होता है वही भी कंप्लेन देता है। दोनों एक दूसरे की कंप्लेन अपने वरिष्ठ अधिकारी से करते हैं। अभी इसमें वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वरिष्ठ अधिकारी ए नामक कर्मचारी ने जो कंप्लेन की है, वो कंप्लेन अगर बी कर्मचारी को बताता है और बी कर्मचारी ने जो कंप्लेन की है वो ए कर्मचारी को बताता है, तो दोनों में सुलझाने की प्रक्रिया या दोनों में मनमुटाव होने की प्रक्रिया तो हो नहीं सकती। इससे अशांति बढ़ेगी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें करने लगेंगे। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी है, तो उसकी भूमिका ये रहेगी कि वो ए कर्मचारी बी कर्मचारी के बारे में जो बताया है वो सिर्फ उसी के पास सीमित रहे और बी कर्मचारी ने ए कर्मचारी के बारे में जो बताया है वो भी सिर्फ उसी के साथ ही सीमित रहे, ना वो एक दूसरे के बारे में बताए। इसी प्रकार वो पीस कीपिंग यानी कि शांति का पालन कर सकता है।
दूसरा महत्वपूर्ण इसमें शब्द है पीस मेकिंग। पीस मेकिंग का अर्थ है शांति बनाए रखना। शांति बनाए रखना, ये शांति कैसे बनाए रख सकती है? शांति बनाए रखने का ही मतलब है, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर लेंगे। शांति बनाए रखना इसका मतलब कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में किसी तरह का झगड़ा या किसी एक दूसरे के प्रति तकरार न करते, उसमें शांति बनाए रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वरिष्ठ अधिकारी को डायरेक्ट कंप्लेन देने के बजाय अगर हम ये सोचते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी को देने के बजाय हम उनका जो पीए होता है या उनके हाथ के नीचे जो अधिकारी है वहाँ तक अपनी बात ले जाए, ताकि हम डायरेक्ट बोलने से बचे और हमारी कंप्लेन भी वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचे। तो हम प्रीवियस ही उदाहरण लेते हैं, जैसे ए कर्मचारी बी कर्मचारी की कंप्लेन जैसे वरिष्ठ अधिकारी के हाथ के नीचे जो अधिकारी होता है कनिष्ठ अधिकारी को बताते हैं। बी कर्मचारी भी अपनी कंप्लेन ए के बारे में जो कंप्लेन होती वह भी कनिष्ठ कर्मचारी को बताता है। अब कनिष्ठ कर्मचारी का यहाँ पर उसका डिप्लोमेटिक नेचर होता है, वह ये दोनों को भी ये बताता है कि आप चिंता न कीजिए, मैंने आपका जो तकरार है, आपका जो कहना है वो मैंने वरिष्ठ अधिकारी को बता दिया है। इससे क्या होगा कि दोनों भी कर्मचारी खुश होंगे कि हमारा जो कहना था, हमारी जो मांग थी वो वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंच चुकी है। इस तरीके से वो उनको आश्वासन के तौर पर एक डिप्लोमेटिक नेचर का यूज करके पीस मेकिंग बनाए रखता है, कि शांति बनाए रखता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है जो पीस बिल्डिंग हम जिसे कहते हैं। पीस बिल्डिंग का मतलब है, देखिए अगर हम बिल्डिंग ये शब्द जब हम उच्चारते हैं तो उसमें हमें ये इस तरीके से समझ में आता है कि पीस बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। तो पीस बिल्डिंग का मतलब ही एक स्ट्रक्चर है, एक रूपरेखा है। ये रूपरेखा हमको बनानी है, एक विविध प्रकार के माध्यम एक प्रोग्राम हमें तैयार करना है और उस प्रोग्राम के माध्यम से वो ये हमें पीस बिल्डिंग मेंटेन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जहाँ पर कार्य करते हैं, जिस कार्यालय में हम काम करते हैं, उस कार्यालय का वातावरण, इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण अगर हम रखने में सक्षम रहते हैं तो इसका मतलब वो कार्यालय में हम पीस बिल्डिंग या पीस शांति भवन का निर्माण हम उसमें कर सकते हैं, ऐसा हम वहाँ पे बोल सकते हैं। इसके ये थ्योरी में इस 3 प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया है। उसी के साथ साथ गाल्टन ने दो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए हैं। एक सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति की अवधारणा का संदर्भ गाल्टन देते हैं। सकारात्मक शांति के 2 मूल घटक गाल्टन बताते हैं। नंबर 1 है समानता और सामंजस्य, एक दूसरे को इक्विटी, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, और सामंजस्य, ये सकारात्मक शांति के मूल घटक है। उसी प्रकार नकारात्मक शांति के भी 2 घटक होते हैं, जैसे आघात और संघर्ष। नकारात्मक शांति शब्द युद्ध या शारीरिक या प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है, जब शब्द का उपयोग सामाजिक और आर्थिक न्याय के गैर शोषक संबंधों या स्थितियों की उपस्थिति को कम करने के लिए किया जाता है। शांति शिक्षा सीखने के माध्यम से मानव विकास की उन्नति के लिए, जैसे शिक्षा शास्त्र, शिक्षा के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय पहल की कई परंपराओं को एक साथ जुड़ा देती है और एक साथ हमें सीखने को मिलती है। शांति शिक्षा का अभ्यास ही मानव का कुल कल्याण को बढ़ावा देना है, मानव के न्याय की वकालत करने, युवाओं के समान व्यवहार के लिए एक अवसर प्रदान करती है। शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए यह व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी में बढ़ावा देने का सुझाव देती है। शांति शिक्षा का उद्देश्य हमने जब देखा ही है कि शांति की संस्कृति
तब प्राप्त होगी जब दुनिया का हर एक नागरिक इस वैश्विक समस्याओं को समझे। जैसे कोविड-19, यह समस्याओं को, यह एक वैश्विक समस्या है और यह वैश्विक समस्या प्रत्येक नागरिक ने समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ना कि हम सारी अभी ये कोविड-19 की जो परिस्थिति आई है कि सरकार ने ही सारा काम करना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमें सरकार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये समस्या हमको खुद को समझ लेनी चाहिए। ये समस्या क्या है, किस तरीके से हम इसका सामना करते हैं। सरकार तो बता रही है कि घर में रहिए, बाहर ना निकलिए, लेकिन लोग सुन नहीं रहे, हम लोग सुनते नहीं है कि नहीं क्या होता है। तो ये समस्या हमको खुद को समझ लेनी चाहिए। इसके विपरीत परिणाम क्या हो सकते हैं, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वैश्विक समस्याओं को समझना जरूरी है। उसी तरीके से रचनात्मक रूप से संघर्ष का हल कैसे किया जाए, ये कौशल्य भी हमें आत्मसात करना है। इस कौशल्य का आत्मसात करना है, इसका मतलब वो समस्या को पहले हम समझ ले तो हम उस पर उपाय दे सकते हैं। अगर हम उपाय नहीं देंगे तो हम समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से मानव अधिकारों की सुरक्षा, मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकार की सुरक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, ये भी हमको समझ में लेना बहुत ज़रूरी है। सांस्कृतिक विविधता की सराहना करें और पृथ्वी की अखंडता का सम्मान करें। यह पृथ्वी एक अखंड है। मैंने पहले भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो संकल्पना है इसको हमें बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस शांति की संस्कृति हमें प्राप्त हो सकती है। इन 1994 जिनीवा में आयोजित शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शांति शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए हैं। वह उद्देश्य हम एक सारांश रूप से यहाँ पर उसका उहापो मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। इसमें ऐसे बताया गया कि हर व्यक्ति में सार्वभौमिक मूल्यों की भावना को विकसित करना, नागरिकों को कठिन और अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने और व्यक्तिगत स्वायत्तता और जिम्मेदारी के लिए तैयार करना है। ये जिम्मेदारी के लिए हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जैसे हम मेडिटेशन, योगा, इसके द्वारा हम खुद को इस कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं। व्यक्ति को शिक्षित करने और व्यक्ति की विविधता में मौजूद मूल्यों को पहचानने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करना है। मैं कौन हूँ, मुझ में कौन से मूल्य है, समाज के किन मूल्यों की हमें आवश्यकता है और इसके बारे में हमें सोचना है और उसके लिए हमें एक प्रारूप तैयार करना है और उस प्रारूप के माध्यम से, वह एक प्रतिमान के माध्यम से दूसरों समाज के इतर व्यक्तियों को शिक्षा देना है। जैसे एक शिक्षक होने के कारण और पीस एजुकेशन, यह मुझे बहुत अच्छा विषय लगता है। इसके कारण मैं एक छोटे छोटे प्रोग्राम, पीस एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के द्वारा मैं स्कूल से लेकर विद्यापीठीय स्तर तक सभी को ये प्रोग्राम के द्वारा शांति शिक्षा के लिए प्रभावित करती हूँ, उनको आकर्षित करती हूँ, उनमें अवेयरनेस निर्माण करने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये प्रोग्राम स्कूलों में भी लिया है, महाविद्यालयों में भी लिया है और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये मैंने प्रोग्राम लिया है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा, इस तरीके के प्रोग्राम के द्वारा हमें व्यक्तियों में विविध प्रकार के जो मूल्य है, वो हमें कौन सी मूल्य, ये पहचानने की क्षमता का विकास इससे होता है। व्यक्तियों और जो समाज के विविध समूह हैं, उनके बीच शांतता, मित्रता और एकजुटता को मजबूत करने के लिए हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। व्यक्तियों के बीच, समाजों के बीच अहिंसक संघर्ष संकल्पित क्षमता विकसित करना न केवल वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण और व्यक्तियों के बीच भविष्य की दृष्टि पर उनके निर्णय और कार्यों के आधार बनाते हुए, बल्कि सूचित विकल्प बनाने की
क्षमता का भी निर्माण उनमें करना चाहिए। नागरिकों को सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना चाहिए। जो पर्यावरण हमें मिला है, जो सांस्कृतिक विरासत हमें मिली है, उसकी उसको सस्टेन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। संतुलित और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण में नागरिकों की एकजुटता की भावना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य की भावना को समझ लेना बहुत जरूरी है। शांति शिक्षा वास्तव में आपसी सह अस्तित्व के लिए समावेशी दृष्टिकोण रखती है और जीवन जीने के एक समग्र तरीके का यह बहुत बड़ा आह्वान है। शांति शिक्षा प्रणाली में हर स्तर पर सभी पाठ्यक्रमों द्वारा हम शांति शिक्षा की योजना बना सकते हैं और सभी सामग्री में हम इसको लागू कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बहुत सारे विषय जो स्कूल में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, उसके लिए उस विषय के माध्यम से हमें शांति शिक्षा का अवेयरनेस जो है वो बालकों तक या समाज के हर हिस्से तक हम पहुंचा सकते हैं। एजुकेशन फॉर पीस, शांति के लिए शिक्षा एक वैचारिक ढांचा है जिसमें हम जो सार्वभौमिक मूल्य है, जो स्थायी दृष्टिकोण है और कौशल्य के विकास के साथ जो कार्यक्रम की निर्मित हम इसमें कर सकते हैं। अभी इसमें हम कौन कौन से कार्यक्रम की निर्मित, जैसे बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रम के द्वारा हम शांति शिक्षा का निर्माण कर सकते हैं। शांति शिक्षा का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें से हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस शांति शिक्षा का उपयोजन हम कर सकते हैं। न कि केवल क्लास में या कक्षा में रहकर ही हम सिर्फ शांति शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, बल्कि हम शिक्षा कक्षा के बाहर जाकर, जहाँ जो छात्र स्कूल के लोकाचार का निर्माण करते हैं, जहाँ छात्र एक समाज में तैयार होते हैं, समाज से विविध प्रकार के अनुभव का ग्रहण करते हैं और इन अनुभवों का ग्रहण करके उनमें शांति कैसे बनाए रखना, इसके लिए शिक्षा देना यह शिक्षक का काम है। शांति के लिए शिक्षा का समग्र लक्ष्य जो विकासशील मूल्य और व्यवहारों पर केंद्रित है। शांति के लिए शिक्षा का समग्र लक्ष्य छात्रों में हिंसा के बजाय शांति के लिए प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता का विकास करना, उनके जीवन में सभी पहलू में इस प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए प्रासंगिक कौशल्य, ज्ञान, व्यक्तिगत मूल्य और व्यवहार के साथ शांति शिक्षा का प्रदान करना संभव है। और ये सभी मूल्य हम पाठ्यक्रम द्वारा तो दे ही सकते हैं, बल्कि जो पाठ्यक्रम में छुपा हुआ जो अभ्यासक्रम है, जिसे हम हिडन करिकुलम कहते हैं, या हिडन करिकुला के माध्यम से हमें शांति शिक्षा बच्चों में ला सकते हैं। हिडन करिकुलम क्या है कि जैसे इसका उदाहरण मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि पीस एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जो मैंने अभी पहले बताया, तो इस तरीके के कार्यक्रम से बच्चों में पीस, एप्रिशिएशन, इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, डिग्निटी, चॉइस, इस तरीके के जो मूल्य है, ये मूल्य पहचानने में, इनके ये मूल्य का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें विविध प्रकार के कार्यक्रम, विविध प्रकार के वीडियोस उनको बताने चाहिए, विविध प्रकार के रोल मॉडल के थ्रू हम या ड्रामा के थ्रू हम ये मूल्य बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं। इस तरीके के हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ तो मूल्य छिपे हुए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्रामाणिकता यह मूल्य लेते हैं। अगर हम कोई स्टोरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस स्टोरी के माध्यम से वहाँ पर ऐसा दिया हुआ नहीं कि आपको इस प्रामाणिकता यह मूल्य उसमें देना है, शायद वो स्टोरी में और दूसरे भी मूल्य होते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें से प्रामाणिकता यह मूल्य देना है तो आपको
कथन के माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से प्रामाणिकता का ये मूल्य का इनकलकेशन करना ज़रूरी है। शांति शिक्षा के जो विविध दृष्टिकोण हैं, जैसे हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में शांति शिक्षा का क्या दृष्टिकोण होना है। बचपन से ही शांति शिक्षा का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में जो बालक होता है उसके मस्तिष्क की वास्तुकला सबसे तेजी से विकसित होते हैं। बालक वय यह एक संस्कारक्षम वय होता है, और इस वय में आप जितना उनको संबंधित करेंगे, जितना उनको प्रबोधित करेंगे, जितनी आदतें उनको डालेंगे, जितने संस्कार करेंगे, वो सारे संस्कार बालक ग्रहित करता है। और इस और ये संस्कारक्षम जो उनकी उम्र है, इस उम्र में उनको सबसे ज़्यादा जो नज़दीक होते हैं वह उनका परिवार और उनके आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण और परिवार के वर्तन का परिणाम ही बालक पर होता रहता है। जैसे परिवार के सदस्य की बोली भाषा कैसी है, वही बोली भाषा बालक सीखता है। जो भी बोली भाषा हो, चाहे आपकी कोई भी ज़ुबानें आप परिवार में यूज़ करते हो, चाहे मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, असमी हो, जो भी है, तो हर एक भाषा में माधुर्य होता है। तो परिवार के सभी सदस्य ने वाणी की माधुर्यता का उपयोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते समय करना बहुत ज़रूरी है। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। अगर परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करता है और परिवार में अगर कोई संकट आता है और परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर वह संकट का सामना करते हैं, तो यह संस्कार बालक पर होता है, और यही संस्कार लेकर बालक आगे का मार्ग क्रमित करता है। इसीलिए इस संस्कार क्षम वय में शांति शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अभी बालक जैसे जैसे बड़ा होता है और प्राथमिक स्कूल के चरण तक वह पहुंच जाता है। प्राथमिक स्कूल के चरण तक पहुंचने के बाद वह अपने विचारों को, खुद के विचारों को समझने लगता है, अमूर्त विचारों के बारे में समझने लगता है। एक सीमित तरीके तक वह अपने आजू बाजू के विभिन्न घटनाओं के बारे में सोचता है। उनसे तर्क संगति के कारण एक घटना का दूसरे घटना से किस तरह का कनेक्शन है ये सोचता है, और इसी तरह से उसकी तर्क संगत बुद्धि काम करती है और तर्क संगत विकास क्षमता बढ़ती है। बालक जब प्राथमिक चरण में प्रवेश करता है तो वह उसका सबसे पहला सामना स्कूल का पर्यावरण, स्कूल का जो वातावरण है, वो वातावरण और स्कूल में जो और भी बच्चे आए हुए, इन दोनों के साथ समायोजन किस तरीके से करना है, यह उसका पहला चैलेंज होता है। और ये उसका आह्वान वो कब समायोजित करेगा इस आह्वान को, इसमें वो एक एडजस्टमेंट, दूसरे बालकों के साथ एडजस्टमेंट करना और स्कूल के वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेना, यह बालक तभी कर सकता है जो बालक को परिवार से इसकी शिक्षा दी गई है। ऐसा कहना नहीं है कि परिवार शिक्षा नहीं देता है, परिवार तो शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा देने के माध्यम अलग अलग होते हैं। तो प्रभावी माध्यम से अगर उसको इसकी शिक्षा मिली है तो ज़रूर वो यह बालक बच्चों में स्कूल में आए हुए इतर बालक और स्कूल का जो वातावरण है उसमें से समायोजन क्षमता विकसित होती है और वो अच्छी तरह उसमें समाविष्ट हो जाता है। समाविष्ट होने के कारण वह स्कूल के पर्यावरण को स्कूल के पर्यावरण में अपने आप को वो ढाल देता है, और इसीलिए ढाल देने के बाद स्कूल में से या स्कूल वातावरण में से जो मूल्य बताए जाते हैं उसका वो पालन करता है। और यही स्कूल के वातावरण में से बच्चों में बड़ों का सम्मान, ईमानदारी, प्रेम, त्याग,
साझाकरण, सहिष्णुता, नियमता, समय की पाबंदी, जिम्मेदारी आदि की गरिमा को वो पहचान पाता है और उसका पालन करने लगता है। ये हो गया एलिमेंट्री स्टेज पर। अभी बालक जैसे ही प्राथमिक चरण पूर्ण करके द्वितीय चरण में, या हम उसे सेकेंडरी स्टेज पर आता है, तो इसमें उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हुई रहती है और उम्र के साथ साथ तकाजा भी उसको जाहिर है। यहाँ पर बालक एक व्यक्ति बनने के दहलीज पर कदम रखता है। वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्षम तो नहीं होता या पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं होता है, लेकिन उसकी एक व्यक्ति बनने की प्रक्रिया को वो शुरुआत करता है। उसके विचार वो खुद जानता है, दूसरों के विचारों का परीक्षण करता है। दूसरे के विचारों का परीक्षण करना मतलब उसका संबंध परिवार के सदस्य के साथ आता है। परिवार के सदस्य के विचारों का परीक्षण करना, स्कूल में शिक्षक और इतर और जो विद्यार्थी होते हैं, शिक्षक है, मुख्याध्यापक है, और जो संपूर्ण पर्यावरण है, स्कूल का जो संपूर्ण पर्यावरण है, इसमें से किस प्रकार का वर्तन हो रहा है, इसका भी वो सोच कर इसके बारे में भी वह सोचता है और उसका ऑब्जर्वेशन करता है। और इसी के कारण ये सारे परिणाम स्वरूप देखकर, इस चीज़ों का अनुभव लेकर, उनका ऑब्जर्वेशन कर खुद के विचार वो वहाँ पर रखता है। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि जब वो खुद के विचार रखता है तो हो सकता है परिवार के सदस्य को वो विचार नहीं अच्छे लगते हैं, या स्कूल में के वातावरण को वो विचार सजग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उनमें जो थोड़ा बहुत संघर्ष उत्पन्न होता है, और इस संघर्ष को किस तरीके से समझ लेना है, यह शांति शिक्षा बताती है। इसके लिए यह सेकेंडरी स्टेज में हमें बालक को एक प्रशिक्षण देना की बहुत आवश्यकता है। जैसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। जैसे इसमें एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी। मेरी एक छात्रा है जिसकी पीएचडी हो चुकी है, और यह पीएचडी करते शांति शिक्षा में, शांति अवेयरनेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स पीस एजुकेशन, इसमें मेरी छात्रा की पीएचडी हो चुकी है। और यह एटीट्यूड एंड अवेयरनेस टुवर्ड्स पीस एजुकेशन, इसके लिए उन्होंने 4 फैकल्टी इसमें ली थी, जैसे कि आर्ट्स, उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और शिक्षा शास्त्र, और स्पेसिफिकली हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों का समावेश उसमें किया था। और इस संशोधन का सार इस तरीके से निकला है कि जो शिक्षा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनमें इसका तो अवेयरनेस और उनकी जो दृष्टिकोण है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सबसे कम अवेयर है। बल्कि मैं तो इस इंजीनियरिंग के छात्रा के बारे में मुझे ये कहना है कि उन्हीं को पीस एजुकेशन, ये संकल्पना क्या है, पीस एजुकेशन ऐसे भी कोई एक शिक्षा होती है, यह भी उन्हें पता नहीं है। इस संकल्पना के बारे में पता ही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी एक दूसरी छात्रा को पीस एजुकेशन का एक प्रतिमान तैयार करने को कहा है, और दूसरी छात्रा भी इसी में ही पीएचडी कर रही है, जिसका हमने ये दिया कि इफेक्टिवनेस ऑफ पीस एजुकेशन मॉडल इन एलिवेटिंग एकेडमिक एंजाइटी इन इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल लर्नर्स। मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र जो है उनमें इस पीस की अवेयरनेस और उनकी एकेडमिक एंजाइटी किस तरीके से कम होने में शांति शिक्षा सहायता करती है, इसके बारे में हमने सोचा है। और इसमें हमने एक खुद मॉडल हमने डेवलप किया है, जैसे पीस, PEACE, पी का मतलब हमने पॉजिटिविटी डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से व्यक्तित्व विकास होता है और व्यक्तित्व में सकारात्मकता किस तरीके से लानी चाहिए, इस पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाया है। इवेल्युएट प्रायोरिटीज,
ई इज डिनोटेड बाय द इवेल्युएट प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है और सबसे पहले कौन सा काम ज़रूरी है, उसके बाद में कौन सा काम है, इस तरीके से हमने उसमें प्रोग्राम बताए। तीसरा, ए स्टैंड्स फॉर द एटीट्यूड एंड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास के लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए कौन से कार्यक्रमों की आवश्यकता है और कौन से कार्यक्रम द्वारा हम ये बनाए रख सकते हैं। सी स्टैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोलो स्पोर्ट्स का कॉम्पिटेंस। विविध स्पर्धाओं के माध्यम से हम इसका बीजारोपण किस तरीके से कर सकते हैं। और ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कि ये प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। इसी तरीके से हमने ए मॉडल बनाया है। अभी हम चाहते थे कि इस प्रोग्राम हमारे पूरे हो जाए, लेकिन कोविड-19 की परिस्थिति की वजह से हम ये प्रोग्राम लेने में थोड़े से असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि सारे ही प्रोग्राम ऑनलाइन लेने से सारे प्रोग्राम हम ऑनलाइन नहीं ले सकते। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिसके लिए हमें फेस टू फेस जाना ही पड़ता है। उसी तरीके से हायर एजुकेशन में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है, और हायर एजुकेशन की छात्रा में शांति बनाए रखने के क्षेत्र में ज्ञान दृष्टिकोण के साथ साथ दक्षताओं को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और यह दक्षता मैंने खुद ली है, और मेरी एक छात्रा की जो इस पर काम कर रही है। हमने इसमें फीमेल टीचर्स, जैसे हम देखते हैं कि शिक्षा में फीमेल टीचर्स का योगदान किस तरीके से होना चाहिए, और शांति शिक्षा बनाए रखने में फीमेल टीचर किस तरीके का योगदान दे सकती है, उनका योगदान क्या है, इस पर हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। न बल्कि फीमेल टीचर्स, इसमें हमने बहुत सारे फीमेल्स ली है। एक फीमेल टीचर, यह एक ग्रुप है। जो नौकरी करने वाली स्त्रियां हैं उनका एक ग्रुप है। जो घर में बैठने वाली, मतलब उनसे हमें घर में बैठने वाली, इसका मतलब उन्हें कोई काम नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि घर में जो गृहिणी जो होती है वो तो सबसे बड़ी अच्छी मैनेजर होती है, वो एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट संभाल सकती है, इसीलिए उनका भी मत हमने इसमें लिया है। देखते हैं उसके क्या परिणाम स्वरूप बाहर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च शिक्षण के छात्र एक राष्ट्रीय निर्माता और समाज में एक रोल मॉडल बनने जा रहे हैं, और ये रोल मॉडल और राष्ट्र की निर्मित किस तरीके से करनी चाहिए, इसीलिए हमको इस प्रकार की शिक्षा उन्हें देने की आवश्यकता है। कि उच्च शिक्षा में छात्रों को मानव के सभी कहेंगे कि ऑल गुड एंटिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स के साथ बाहर आना चाहिए। उच्च शिक्षा में शिक्षक का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों के लिए हमें एक रोल मॉडल बनाना है। शिक्षकों को छात्रों पर उनके व्यवहार के प्रभाव के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इस चरण में हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ, सार्वभौमिक भाईचारा, मानव अधिकार के प्रति जागरूकता, संकट और संघर्ष प्रबंधन कौशल्य के साथ साथ ये सभी अनुभव देना जरूरी है। अब हम यह पीस एजुकेशन कार्यक्रम या पीस शिक्षा हाउ टू इंटीग्रेट पीस एजुकेशन थ्रू करिकुलम, नॉट अ करिकुलम बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा हम शांति शिक्षा कैसे बच्चों को दे सकते हैं। शैक्षणिक प्रणाली में शांति शिक्षा को एकीकृत करने की एक आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। शांति शिक्षा को हम किस तरीके से एकीकृत कर सकते अपने विविध परिमाणों की में, जैसे पहले के हम कहेंगे कि सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, विषय प्रसंग, हमारे विषय के अनुसार हम शांति शिक्षा किस तरीके से देनी चाहिए। इसमें जैसे हम स्कूलों में भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, ये सारे विषय हम पढ़ते हैं, तो इन विषयों के माध्यम से हमें शांति शिक्षा
विद्यार्थियों को देनी। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि भाषा या भाषा के माध्यम से हम शांति शिक्षा किस तरीके से बनाएं। देखिए, वाणी तो मधुर होनी चाहिए। मधुर वाणी में बहुत बड़ा मधुर वाणी से हम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई छात्र उदास बैठा हुआ है या उसी जब हम पढ़ाते हैं तो किसी का ध्यान हमारी पढ़ाई में नहीं होता है। शिक्षक होने के नाते हमारी नज़र तो तुरंत ही पहचान जाती है कि ये पीछे बैठा हुआ या नंबर 2 का छात्र का ध्यान कहीं और है। यहाँ पर जो आप पढ़ा रहे उसमें उसका ध्यान नहीं, बल्कि उसका ध्यान कहीं और है। कहीं और का ध्यान का मतलब है कि उसका अवधान जो है वो विचलित हो चुका है। तो आपकी भाषा जो है, आपकी लैंग्वेज जो है, चाहे आप किसी भी विषय, भाषा मतलब है मराठी, हिंदी, संस्कृत, इसी भाषा के माध्यम से आपकी जो वाणी है, ये वाणी से आप उसको प्रश्न पूछ सकते। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपका ध्यान किधर है, तो वो डर जाएगा, वो सहमा जाएगा, वो बता नहीं पाएगा। अगर आप उसको कहेंगे कि बेटा ज़रा आप खड़े रहकर बताइए अभी हमने क्या कहा, या आप जो घटक पढ़ा रहे हैं, जैसे पानी ये घटक पढ़ा रहे हैं आप, तो आप उसको पानी के स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में पूछिए और उसका अवधान आपकी कक्षा की ओर या कक्षा में उसका अवधान आप आकर्षित कर सकते हैं। विविध शैक्षणिक माध्यमों का आप उसमें उपयोग करके और मधुर वाणी से, वाणी इस तरीके से उसका उपयोग होनी चाहिए कि उसमें बदलाव आ सके। जैसे शिक्षा शास्त्र के माध्यम से हम बच्चों को जब वो पाठशाला में पाठ लेते हैं तब हम एक रिमार्क्स उनको देते हैं कि आपका हस्तलेखन में सुधारना होना ज़रूरी है, हस्तलेखन में सुधारना आवश्यक है। ऐसा लिखने के बजाय अगर हम लिखते हैं कि आपका पाठ्य नियोजन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आपके हस्तलेखन में सुधारना इसलिए आवश्यक है ताकि आप जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे वो कक्षा के स्टूडेंट और जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको वो समझ में आ सके। इस तरीके का हम पर्याय अगर देते हैं तो छात्र उसमें बदलाव कर सकता है। लैंग्वेज के माध्यम से मैं यहाँ पर एक कहानी आपको बताना चाहूँगी। एक पिता पुत्र होते हैं और उनकी परिस्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं होती है। एक दिन पिता वह अपने पुत्र से कहते हैं कि आज आपको बाजार जाना है और कुछ कमा कर ला दिखाना है। तो वो कहता है कि कैसे लाए जाए। वो कहता है, जो पिता होते हैं वह घर में का एक जो बड़ा सा कपड़ा होता है जो पुराना हो चुका है, उसमें का एक स्क्वायर में एक रुमाल के आकार का कपड़ा वह फाड़ते हैं और वो बेटे को देते कि यह रुमाल आपको बेचकर आना है बाजार में। वह रुमाल देखकर बेटा कहता है कि इसको कौन खरीदेगा, इसे कोई खरीद ही नहीं सकता क्योंकि ये पुराना हो चुका है। तो पिता कहता है पुराना हो चुका है ये मुझे पता है, लेकिन इसके सिवा हमारे पास पूंजी का कोई साधन नहीं है, इसीलिए आपको ये बेच कर आना है। तो बेटा वह कपड़ा लेता है और वह जहाँ पे उसका बिस्तर होता है या गद्दा होता है उसके नीचे वो कपड़े को अच्छी तरह से रख देता है घड़ी डाल के। दूसरे दिन वह बच्चा वो रुमाल गद्दी के नीचे निकालता है और बाजार जाता है और कहता है कि 10 रुपये में रुमाल, 10 रुपये में रुमाल, 10 रुपये में रुमाल। और बाजार में खड़े होने के बाद 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, ऐसे कई घंटे बीतते हैं। आखिर में वो परेशान हो जाता है कि इसे तो अब कोई ले ही नहीं सकता है और वो निराश हो जाता है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि किसी तरह से इसे मैं बेचूं। फिर भी बोलता है कि 10 रुपये में रुमाल, 10 रुपये में रुमाल। फिर वो रुमाल वो एक ग्राहक आता है और उससे वो रुमाल 10 रुपये में लेकर जाता है। बच्चा बड़ा खुश होता है और घर आता है
और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी पिताजी मैंने वह रुमाल 10 रुपये में बेच दिया। पिता भी बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर दूसरे दिन पिताजी और एक कपड़ा उस पुराने कपड़े में से निकालते हैं और बेटे को कहते हैं कि कल 10 रुपये में ये कपड़ा आपने बेचा था, आप इसको अभी 20 रुपये में बेच कर आना। पिता जो पुत्र होता है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि बड़े मुश्किल से मैंने 10 रुपये में बेचा था, अब 20 रुपये में से मैं इसे कहाँ से बेचूं। लेकिन फिर भी वो पिता के आज्ञा का पालन करता है। वह कपड़ा वो धोता है, उसको गद्दी के नीचे रखता है और उस पर थोड़े से रंग वो छिड़क देता है। और दूसरे दिन वो रुमाल लेकर वो फिर से बाजार में जाता है। बाजार में जाने का वही उसकी प्रक्रिया शुरू होती, लेकिन दूसरे दिन उसको जल्दी से यश प्राप्ति होती है। एक ग्राहक आकर उससे वो रुमाल खरीद लेता है जो 20 रुपये में बोलता है। वो कहता है कि रंगी बिरंगी रुमाल 20 रुपये, रंगी बिरंगी रुमाल 20 रुपये में, ऐसा कर वो उसे बेच देता है और 20 रुपये में वो ग्राहक रुमाल ले जाता है। फिर वो घर पर आता है, खुशी खुशी को पिता को बताया कि मैंने तो ये रुमाल बेच दिया है। तो पिता खुश हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट दिन फिर पिता और एक कपड़ा निकालते हैं और बच्चों को देते कि यह कपड़ा आपको 100 रुपये में बेच कर आना चाहिए। तो पुत्र जो होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वह कहता है कि पिताजी 10 रुपये 20 रुपये तो ठीक है, लेकिन यह कपड़ा 100 रुपये में किस तरीके से बेचा जाएगा। वो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन उसे करना होता है और अपनी पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए वो फिर से वो कपड़े को धोता है, उसको गद्दी के नीचे रखता है। उस पर जो पहले दिन उसने रंग छिड़के थे, तो ये बार वो उस पर थोड़ी मिकी एंड डोनाल्ड का ड्राइंग निकाल लेता है। और फिर दूसरे दिन वो बाजार में जाने के बजाय स्कूल के बाहर वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह ये सोचता है कि मिकी और डोनाल्ड जो कार्टून है ये तो बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो शायद मैं स्कूल के बाहर खड़ा रहूं तो मेरा रुमाल बेचा जाएगा। फिर वो स्कूल जैसे ही छूटती है वो शुरू कर देते कि मिकी और डोनाल्ड का रुमाल 10 रुपये में, मिकी और डोनाल्ड का रुपये 100 रुपये में, मिकी और डोनाल्ड का रुमाल 100 रुपये में, ऐसा वो बोलते जाता है। यह जब वो बोलता है तो एक बालक वहाँ पर खड़े होता है और उसकी मम्मी से कहता है कि मुझे ये रुमाल चाहिए। वो रुमाल वह माता अपने बेटे को खरीद कर देती है 100 रुपये में, और उस पर जो ड्राइंग बनी हुई है वो ड्राइंग बनी देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है और 100 रुपये वह पुत्र को दे, मतलब रुमाल का 100 रुपया और बख्शिश की तौर पर 100 रुपये, इस तरीके से वो उसे 200 रुपये देती है। तो जो बालक होता है वो बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो घर पर आता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी मैंने तो वो रुमाल 100 रुपये में बेचा और मुझे और 100 रुपये मिले, इस तरीके से मैंने रुमाल से 200 रुपये आज बनाए। तब पिता उससे कहते हैं कि बेटा मैंने तो सिर्फ रुमाल बेचने के लिए कहा था, लेकिन आप में जो कौशल्य है वो कौशल्य को किस तरीके से बाहर निकालना है। जैसे पेशेंस एक कौशल्य होता है, बोलते हैं कि अरे बाबा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो आप में और क्रिएटिविटी, नवनिर्माण क्षमता, आपकी जो सृजनशीलता है, इसमें सृजनशीलता, आपकी क्रिएटिविटी दिखाई दी, आपका सब्र दिखाई दिया, आपकी भाषा दिखाई दे, तो ऐसे बहुत सारे मूल्य आप में दिखाई दे और यह मूल्य को मुझे बाहर निकालना था, आपका जो पोटेंशियल है मुझे बाहर निकालना था। यही इस स्टोरी का तात्पर्य। इस तरीके से शांति शिक्षा हम भाषा के माध्यम के द्वारा भी दे सकते हैं। जैसे सोशल साइंस ये विषय, ये सोशल साइंस के द्वारा तो हम पर्यावरण विषय है, इतिहास जैसे विषय से हम बहुत सारे मूल्य विद्यार्थियों में इनकलकेट कर सकते। जैसे हम अहिंसा के बारे में गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, शांति शिक्षा के बारे में गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, गांधी जी का योगदान क्या है, ये सब हम सोशल साइंस के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। वैसे गणित में भी हम अब गणित और शांति शिक्षा का संबंध हम कैसे जुड़ा पाएंगे। जो आज की परिस्थिति, आज हम देख रहे कि इस देश में
कोविड-19 की वजह से इतने लोगों को इसकी बाधा हुई है, इतने लोग अच्छे हुए, इतनी लोक संख्या है। अब ये जो सारा है तो हम विविध आलेख और विविध माध्यम से, हम गणित के माध्यम से भी शांति शिक्षा का इनकलकेशन बालकों में कर सकते हैं। उसी तरह विज्ञान है, विज्ञान में जैसे पर्यावरण शिक्षण है, पर्यावरण मूल्य है, प्रदूषण नियंत्रण है, परमाणु युद्ध के परिणाम क्या क्या हो चुके, इस सभी के बारे में जानकारी हम शांति शिक्षा के द्वारा दे सकते हैं। आर्ट और डिज़ाइन, जैसे अभी मैंने आपको कला बताई कि विविध प्रकार की आर्ट, विविध प्रकार की कला के द्वारा हम शांति शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा जो बात है कि सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि विषय परिप्रेक्ष्य, मतलब केवल विषय पढ़ाना है इसीलिए पढ़ाना है, ऐसे नहीं हो सकता है। इस तरीके से हम हमारे विविध विषय के रूप से शांति शिक्षा ये कह सकते हैं। समय तो हो चुका है, मैं नीरज जी का धन्यवाद यहाँ पर देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अभी इस सेशन को मैं इस तरीके से कहूँ कि शांति एक शक्ति की अनुपस्थिति है, शांति शक्ति की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शांति ये प्रेम की उपस्थिति है। शांति की शुरुआत प्यार और सम्मान से होती है। शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि यह शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष को संभालने की क्षमता है। शांति शिक्षा समग्र है, इसका विकास मानव का कुल विकास, इसका उद्देश्य, शांति शिक्षा का उद्देश्य मानव का कुल विकास है। शांति शिक्षा एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें मानव अधिकार, शिक्षा, मूल्य शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, संघर्ष के प्रति अहिंसक प्रतिक्रिया, सामाजिक और आर्थिक न्याय, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और मानव जीवन की सुरक्षा शामिल है। इस तरीके से हम शांति शिक्षण को हमारे व्यवहारों से बहुत अच्छी तरह से इनकलकेशन कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नीरज जी को, जो मुझे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। धन्यवाद।